Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा कौन सा पेपर स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम हमारा यूपी का पेपर करने वाले हैं, ठीक है? और पेपर कौन सा है हमारा? 2022 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है, आपका पैटर्न अभी यही चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है? तो आ जाओ इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाओ। तो पहले आपको देखो 3 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है? उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? आपको जो है पहले 15 मिनट दिए जाते हैं कि आप अच्छे से क्या करें, अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ लें, पेपर को समझ लें कि किस तरीके से आपको कहाँ पर क्या चॉइसेस दी हुई हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने आपको नहीं अटैम्प्ट करने, इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है? जहाँ पर कोई चॉइस नहीं है वो सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी है। जहाँ पर और का ऑप्शन है वहाँ पर कोई एक करना है। जहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि भाई 3 में से कोई 2 करने हैं या 2 में से कोई एक करना है तो वहाँ पर एक करना है। वो मैं अभी जब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो बताती चलूँगी आपको। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स बताए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे आपका। उसके बाद जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन आपका बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उसके बेसिस पे, पैसेज के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पर आपका पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है और उसके फिर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो करने हैं। तो कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ डैमेज टू दी कॉर्निया, ठीक है? कैटरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, अंधा होने का बहुत बड़ा कारण होता है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद वगैरह जो हो जाता है, ठीक है? और इससे क्या होता है, जो आँख में हमारा जो कॉर्निया होता है, लेंस और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डैमेज हो जाती है। इट अकर्स मोर ऑफ्टन इन ओल्ड एज, जब हम बूढ़े होते हैं उस एज में ये ज़्यादा होता है। एज वन स्टार्ट्स ग्रोइंग ओल्ड the lens of the eye hardens, loses its transparency and becomes opaque। फिर क्या होता है कि भाई जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है हमारा जो लेंस होता है वो धीरे धीरे और क्या होता है, स्टिफ होता जाता है, कड़क होता जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो हमें दिख रहा है ना हमारे लेंस से अंदर नर्व्स के थ्रू, वो चीज़ क्या होती है, ओपेक होती चली जाती है। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब पारदर्शी नहीं रहना है ना, मतलब ओपेक हो जाती है कि दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट रेज फ्रॉम एंटरिंग द आई। फिर ऑब्वियसली क्या होता है भाई, हमारी जो है लाइट रेज नहीं आ पाती है अंदर, लाइट रेज नहीं आ पाती हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, इमेज नहीं बनती, तो दिखना कम हो जाता है हमें। द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट ब्लर्स द विजन। अब इससे क्या होता है, हमें ब्लर दिखता है, सब कुछ धुंधला दिखता है। समटाइम्स द कैटरेक्ट पेशेंट सीज मल्टीपल इमेजेस इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इमेज। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें मतलब इतना धुंधला दिखने लगता है कि हमें एक चीज़ 2-2 3-3 नजर आने लगती है। बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट द अफ्लिक्टेड पर्सन लूजेज हिज और हर विजन एंड द वर्ल्ड बिकम्स डार्क टू हिम और हर, ठीक है? अब क्या होता है, अगर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अगर इसका इलाज ना करा जाए तो ये बढ़ जाती है और फिर क्या होता है उससे, उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे आप ब्लाइंड ही हो जाते हो, अंधकार छा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू इट्स फॉर्मेशन। देखो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा कठिन सा प्रोसेस है कैटरेक्ट का डेवलपमेंट होना, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। Cataract generally develops in old age, but sometimes children are born with cataract because of hereditary defect। अब मोस्टली तो क्या होता है कि भाई ओल्ड एज में आने के बाद होता है कैटरेक्ट, लेकिन क्या होता है कभी कभी जीन्स की वजह से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें भी हो जाता है। आई इंजरीज टू कैन कॉज कैटरेक्ट। अब अगर आपकी आंख में लग गई है ना, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे भी कैटरेक्ट हो सकता है। पीपल एक्सपोज टू सन रेज फॉर लॉन्गर पीरियड्स डेवलप कैटरेक्ट अर्लियर देन अदर्स। जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जल्दी कैटरेक्ट हो जाए। रिसर्चर्स ओपाइन दैट द स्मोक इनहेल्ड वाइल स्मोकिंग कैरी सब्सटेंसेस इंटरनली डैमेज द आइज। स्मोकिंग भी जो है देखो, बहुत सारे स्मोकिंग क्यों इंजीरियस है हेल्थ के लिए, सिर्फ आपके लंग्स को ही नहीं बल्कि क्या होता है उसके धुएं से आँख भी आपकी डैमेज हो जाती है। द विक्टिम लूजेज विजन एंड द वर्ल्ड बिकम्स डार्क टू हिम। अब जो बेचारा इसका पीड़ित हो जाता है वो अपनी
रोशनी खो देता है आंखों की और अंधा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ठीक है, तो आपको वही करना है। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस? ठीक है, ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है, हमने जो पढ़ा उसमें से आपको लिखना है। तो क्या है यहाँ पर देखो 3 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आंसर मार्क करना। कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच ऑल्सो कॉज बाय द डैमेज ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा आंसर लिखोगे अपना। नेक्स्ट है आपका What does the lens of the eye? Why does the lens of the eye become opaque in old age? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है? तो हमने यहीं पर ही पढ़ा था, यहाँ से लिखना है इसका आंसर। As one starts growing old, the lens of the eye hardens, loses its transparency and becomes opaque. ठीक है, इस तरीके से पूरा आप यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से हम अनसीन पैसेज में आंसर्स ढूंढते हैं। How does cataract affects the victim ultimately? एंड में क्या होता है विक्टिम के साथ? ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूरा लिख दोगे। यहाँ से थर्ड का आंसर, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट द अफेक्टेड पर्सन लूजेज हिज और हर विजन एंड द वर्ल्ड बिकम्स डार्क टू हिम और हर। ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा कि एंड में क्या होता है, अल्टीमेटली वो अपनी आंखों की रोशनी ही खो देता है पर्सन। तो इस तरीके से आपको यहाँ मैंने मार्क करें, वही आपको आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 डालकर लिखने हैं अपनी कॉपी में। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ मार्क करें तो आप भी यहाँ मार्क कर दो, नहीं, आपको यहाँ से अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट। कोई भी ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाले से लिख सकते हो, आई इंजरीज टू कैन कॉज कैटरेक्ट्स, पीपल एक्सपोज टू सन रेज फॉर लॉन्गर पीरियड्स डेवलप्ड कैटरेक्ट अर्लियर देन अदर्स। ठीक है, ये आपका है। उसके अलावा आप स्मोकिंग वाला, तीनों में से आप कोई भी 2 डाल सकते हो। आपने ये डाल दिया आई इंजरीज, या फिर पीपल, ये वाली लाइन डाल दी पूरी, है ना, ये डाल दिया, या फिर आपने ये वाली डाल दी, रिसर्चर्स ओपाइन दैट द स्मोक। इसमें से कोई आपको 2 डालनी है। ठीक है, तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, तीनों में से आपको कोई 2 डालने हैं जो आपको ईजी लग रहे हैं लिखने में। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड, कठिन। कठिन यहाँ पे पैसेज में कौन सा वर्ड था? कॉम्प्लेक्स, जिसका सेम मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आप सिंपल 1-1 मार्क्स का है, तो बस आप सिंपल सीधा सीधा इसका आंसर लिख दोगे आगे, कॉम्प्लेक्स। विच वर्ड इन पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ शॉर्टर? ठीक है, शॉर्टर का ऑपोजिट खुद भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्या होता है? लॉन्गर। और यहाँ पर देखो पैसेज में भी दिया हुआ है, ये लिखा लॉन्गर। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर। ऐसा वर्ड जिसका मतलब है कि लाइट जो है वो नहीं आ सकती। ठीक है, वो क्या होता है? ओपेक। ठीक है, ओपेक होने से क्या होता है? लाइट रेज आइज में नहीं आ पाती। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? ओपेक। ठीक है, इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने। और यहाँ पे देखो आपने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए? 12 + 3, है ना, 15 मार्क्स तो आपके यहीं के यहीं आ गए, इतने इजी। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलो नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी है आपका राइटिंग सेक्शन। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, मतलब अच्छा खासा लिखना है आपको। और तीनों में से एक पर, ऑप्शंस देख रहे हो आपके पास कितने सारे हैं, या तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर लिखना है ना, लिंग के बेस पर जो भेदभाव होता है उस पर लिखना है, स्टेट एजुकेशन अभी जो प्रेजेंट टाइम्स में वो कैसी है, या तो उसके बारे में लिखना है, या फिर इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है। तो मुझे लगता है सबसे ईजी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है, जिस पर हर बच्चा लिख सकता है। ठीक है, तो मैं आपको तीनों बता रही हूँ, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। अब कभी भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम पहले तो क्या करते हैं, बीच में टॉपिक डालते हैं हमारा कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद बाय लाइन डालते हैं। नाम नहीं दिया तो अपना नाम डाल दोगे, जैसे मैंने डाल दिया बाय मदीहा। ठीक है, ये कर दिया। ये करने के बाद अब क्या करना है, लिखना शुरू करना है। तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखना है। तो इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी विच लाइक्स टू होल्ड ऑन टू इट्स ट्रेडिशन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। फॉर इंस्टांस, विमेन लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। देखो इंडिया में क्या है, जब हम अभी तो बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन पहले क्या था कि भाई मतलब आदमियों का जोर था। पैट्रियार्कल मतलब मेल के फेवर में हर चीज़ होना। और अभी भी बहुत से ऐसे गांव खेड़े हैं जहाँ पर औरतों को इजाज़त नहीं है घर से बाहर जाने की, स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है बच्चियों को। As soon as they hit puberty, they are married off whether or not they are ready for it. Poverty and illiteracy play their part in such ill practices against women.
जैसे ही वो किशोरावस्था में आती है उनकी शादी कर दी जाती है, चाहे उनको घर संभालने की नॉलेज हो या नहीं हो, सक्षम हो या नहीं हो, उनकी शादी कर दी जाती है। और ये सब किस वजह से होता है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें पता ही नहीं है ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो चीज़ बहुत बड़ा यहाँ पर पार्ट प्ले करती है इस चीज़ में। Dowry deaths, marital rapes, etc. are few of the evils of the society still tormenting women everywhere from villages to the cities. अभी भी देखो क्या होता है फिर ऐसे क्या होता है इलाकों में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, या जिन्हें पता ही नहीं है कि कानून क्या हो गया, वो क्या करते हैं? डाउरी के लिए दहेज की मांग करते हैं ना, दहेज की मांग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लड़की इतना प्रेशर में आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। या फिर ऐसे बच्चियाँ जिनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी होती है ना। और मैरिटल रेप्स देखो क्या होता है, अगर एक लड़की ने कह दिया ना नो, तो नो मीन्स नो, ठीक है। उसके बाद चाहे आप उसके हस्बैंड हो, चाहे आप कोई भी हो, यू कांट टच हर जब तक वो अपना कंसेंट ना दे, ठीक है। इवन इन दी मैरिज, ठीक है, अगर मैरिज में भी आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो वो मैरिटल रेप में आता है, ठीक है, उसकी भी सज़ा मिलती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देखो स्कूल में नहीं बताया जाता, ये सब होता है, शर्मा जाती हैं टीचर्स, नहीं बताती, बट मैं क्लियरली बोलूँगी यहाँ पर, अगर किसी लड़की ने, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ है, कुछ भी है, इफ़ शी सेज नो इट मीन्स नो, ठीक है। यू कांट फोर्स हर फॉर एनीथिंग, इतना ध्यान रखना है आपको। लेजिस्लेशंस फॉर women remain merely words, at times unable to protect them. The Dowry Act, the Marriage Act, the Property Act should be enforced strictly. अभी भी क्या होता है कि ये बहुत सारे एक्ट्स तो निकाल दिए, डाउरी एक्ट और ये और फलाना, लेकिन जब तक इन्हें स्ट्रिक्टली नहीं लगाया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर जो लड़की होती है उसको मिलती ही नहीं है जस्टिस। Eve teasing and sexual harassment of women should have no place in a civilized society. देखिए अभी आपने देखा होगा जो गर्ल्स हैं यहाँ पर, उन्होंने फील किया होगा हमेशा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस कि कोई उन्हें घूर रहा है, कोई उन्हें देख रहा है ना। और लड़कों को मैं यही बोलूँगी कि भाई कोई अच्छी बात नहीं है किसी को देखना और ऐसे घूरना, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। ईव टीजिंग में आता है, अगर लड़की एक कंप्लेन कर देगी ना तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम जेल के पीछे होगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना, हमेशा जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। जो भी आपकी क्लासमेट्स हैं या कोई भी लेडी है सामने, कोई भी लड़की है, तो आपका क्या राइट बनता है कि आप उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो, और ऐसे देखना या ऐसे कुछ भी छेड़ना नहीं है किसी को भी। There should not be any kind of discrimination in the workplace. Wages of men and women should be equal. ठीक है, आप देखो अगर हम ना बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही देख लें तो पहले क्या होता था, जो मेल एक्टर्स होते थे उनको क्या होता था, अच्छा मिलता था ना, सेल जो भी उनका होता था वेज, वो अच्छा मिलता था, और फीमेल एक्टर्स को कम मिलता था, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अब तो खैर नहीं होता है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बोल दिया जाता है औरतें क्या कर लेंगी, ये तो कमज़ोर हैं, ये तो वीक हैं, तो थोड़ा ही काम करती हैं, तो क्या होता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। Children should be made to understand the meaning and importance of gender equality in school so that they learn to respect and treat women with dignity at an early age. जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, है ना, ये हमारा फ़र्ज़ है, टीचर्स का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को समझाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। और ये चीज़ तो बहुत ही रॉन्ग है कि आप अगर किसी लड़की को इल ट्रीट कर रहे हो, है ना, उसको गंदी नज़रों से देख रहे हो, या उसको छेड़ रहे हो, या उससे बदतमीज़ी कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा लड़कियां ठीक होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं हैं आज के टाइम में, बट आप अपना पार्ट प्ले करो कि भाई हाँ, हमें एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी है, हमें बाउंड्रीज जो है वो पार नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है इतना? ओनली देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी विल ग्रेजुअली कम टू एन एंड। इस तरीके से आप पूरा एक आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आपको इस पर नहीं समझ आ रहा तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, स्टेट एजुकेशन टुडे। एजुकेशन मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इट मेक्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, सेंसिटिव एंड अ डिसेंट ह्यूमन बींग। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ नोबल प्रोफेशन। देखो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। विदाउट एजुकेशन पूरा डेवलपमेंट हम मान ही नहीं सकते किसी इंसान का, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन टुडे इज टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस एज दिस इज द एज ऑफ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। एवरीवन सीम्स टू बी अ राइवल हियर। स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर अनसर्टेन फ्यूचर। आप देखो इतना ज़्यादा क्या है, कॉम्पिटिशन हो गया है हर चीज़ में ना, तो क्या हो गया, एजुकेशन के भी बिजनेस बना लिए लोगों ने ना, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं बच्चों से ना, उन्हें कुछ पढ़ा रहे हैं। जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि भाई ना
पैसे तो ऐंठ लेते हैं बच्चों से, उन्हें बराबर पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ जो अच्छा बच्चा है उस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी कोचिंग का नाम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, ये वाली बात यहाँ पर की गई है। पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बिकम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, सो दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू कोचिंग सेंटर्स विच इन टर्न स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट टू टेम्प्ट देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अब जो पेरेंट्स है वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा बड़ा कुछ बन जाए, है ना, और उसके लिए वो कोचिंग्स भेजते हैं उनको, जहाँ पे क्या होता है कोचिंग वाले उनको बहुत सारी जो है झूठे झूठे वादे करके उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। Although they guarantee sure success in the examination, their only aim is to mint money. Coaching centers may be necessary for some students, but it kills drive, initiative, and originality of brilliant students. Most of these coaching centers provide spoon feeding for average student, and they stress on learning by heart. The students who are weak in a particular subject are completely neglected. Thus, they find proper guidance neither in school, home or coaching center. ठीक है, अब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो अच्छा बच्चा उस पर ध्यान देंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बच्चा है जिसको नीड है, सच में नीड है कि हाँ उस पर ध्यान दिया जाए, उस बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोचिंग सेंटर्स करते हैं। और आज के टाइम में क्या हो गया, ऐसी छोटी छोटी कोचिंग्स खोल के बैठ गए लोग और बस एक बिजनेस बना लिया एजुकेशन को। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। इस पर भी नहीं आ रहा तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है, उस पर लिख लो। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री हैविंग डाइवर्स रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इंडिया क्या है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के धर्म हैं, भाषाएं हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इंडियन सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए हमारे यहाँ पूरे साल सेलिब्रेशन होता है कोई ना कोई फेस्टिवल का। और हमारे भी जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग होते हैं रिलीजन के, है ना, अलग अलग स्टेट के ऐसे होते हैं। तो हमें भी सारे जो होते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। As we are living in the fast-paced world, leading a mechanical life, we are under stress all the time. Festivals are the ideal occasions to take a break from stress and create memorable times. अभी इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई हमारी कि हाँ हम कमाने में इतना ज़्यादा घुस गए कि हम इंजॉय करना भूल गए। सिर्फ ये कुछ फेस्टिवल्स ही होते हैं जिस वक्त हमें क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने का टाइम मिलता है, हमें ब्रेक मिलता है हमारी इस लाइफ से। It is also during the festivals people belonging to different religions celebrate different festivals, thus uniting the country. अब क्या होता है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं जिससे कंट्री एक लगती है। The main festivals celebrated in India are Diwali, Eid, Baisakhi, Christmas, etc. In addition to the religious festivals, we celebrated the national festivals like Independence Day, Republic Day, which are common to all the people living in India. ठीक है, अब जो मेन फेस्टिवल्स है वो क्या है, दिवाली है, ईद है, बैसाखी है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये सब है। उसके अलावा जो है नेशनल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, और भी किसी का दूसरे और भी डेज होते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, ऑल इंडियन सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। दीज नेशनल फेस्टिवल्स एम एट प्रॉम्प्टिंग ब्रदरहुड। आप देखो, चलो जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सेलिब्रेट करते हैं ना, कि भाई नहीं ये तो इनके धर्म का है, हम क्या करेंगे। बट जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो क्या शो करता है, भाईचारा दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर हर रिलीजन के लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। Thus, festivals are very important in one's life to know the traditional values and customs of a nation. इसीलिए festivals जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा important हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया के customs और उसकी values का पता चलता है। India is a land of diversity, therefore it is suffice to say that the number of festivals we enjoy is one of the ways in which it makes us feel proud of it. India जो है उसमें काफ़ी सारी diversity है और हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जितने ज़्यादा वहाँ festivals हैं और जिस तरीके से हम celebrate करते हैं उससे ये दिखता है कि हम कितना ज़्यादा हमारी कंट्री को लेकर गर्व महसूस करते हैं। तो तीनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है आपका एक लेटर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास आई गेस ऑप्शन है, ठीक है, 2 लेटर्स हैं। अब ये इनफॉर्मल फॉर्मल कुछ भी हो सकते हैं, उन दोनों लेटर में से आपको कोई एक लेटर अटेम्प्ट करना है। तो देखो ये भी 10 मार्क का है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ फ्यू बुक्स विद मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। यू हैव नॉट रिसीव द बुक्स टिल डेट। राइट अ लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर। यू आर सतीश गुप्ता रिसाइडिंग इन रामनगर कॉलोनी, चुरू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था बुक्स का, ठीक है, वो बुक्स आप तक अभी नहीं आई हैं तो आपको कंप्लेन करनी है उस बारे में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपका नाम भी दिया हुआ है, आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आपको गिवन है, ठीक है।
उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिसीवर एड्रेस भी गिवन है, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तरीके का फॉर्मल लेटर है, आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है, मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, तो आपने अपना एड्रेस डाल दिया रामनगर कॉलोनी चूरू, ठीक है। उसके बाद डेट डलती है, डेट का फॉर्मेट ये होता है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस डलता है, ठीक है। तो मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर, ऐसा का ऐसा आपने एड्रेस यहाँ डाल दिया। उसके बाद आप एक गैप देके सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट क्या आपका ये रहा, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, वो आपने डाला। फिर आप सर, डियर सर जो भी करके लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि भाई मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था। अब जो भी डेट आप यहाँ डालोगे उससे 15-20 दिन पहले की डेट यहाँ डलेगी कि भाई आपने जैसे 15-20 दिन पहले एक ऑर्डर प्लेस किया था, तो आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद यू ऑन, आपने जैसे यहाँ 15 जनवरी डाली तो आपने यहाँ 1 जनवरी डाल दी। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ मनी ऑर्डर, ठीक है। फिर आपने बोल दिया कि भाई मैं आपको पैसे भी भेज चुका हूँ। अब आपने उसका नंबर डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया मनी ऑर्डर का, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ मनी ऑर्डर, ठीक है, उस तारीख को, ठीक है। फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट, आई रिग्रेट टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव टू डेट, लेकिन मुझे जो है मतलब रिग्रेट हो रहा है कि मेरे पास बुक जो है वो अब तक नहीं आई हैं। तो दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर हैज़ डिस्टर्ब्ड मी, और इसकी वजह से मुझे जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। द बुक्स ऑर्डर्ड आर वेरी अर्जेंटली नीडेड, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, रुको मैं इसको छोटा करती हूँ ताकि आपको आई गेस दिख जाएगा। यहाँ से पहले देख लो, इसका ले लो नीचे से, ठीक है। बीन रिसीव टू डेट, दिस नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर हैज़ डिस्टर्ब्ड मी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो अब यहाँ से, द बुक्स ऑर्डर्ड आर very urgently needed. These were the books on English grammar that will help me to prepare for RAS entrance exam, ठीक है। मुझे ये बुक्स की बहुत ज़्यादा अर्जेंटली नीड थी, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स थी जो मुझे RAS का पेपर फाइट करने के लिए प्रिपरेशन करनी थी। Since the books have not reached me, my studies are getting disturbed, लेकिन बुक्स मेरे पास अब तक नहीं आई हैं, तो मेरी जो स्टडीज़ हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। Kindly dispatch the books as early as possible, आप जितना जल्दी हो सके मुझे बुक्स भेजें। If they are not received within a week, the order will स्टैंड कैंसिल, अगर एक हफ्ते के अंदर मुझे बुक्स नहीं मिलती हैं तो ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूंगा या कर दूंगी। आई वुड अप्रिशिएट और इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, आप चाहो तो ये लिखो या फिर थैंकिंग यू लिख दो सीधा, योर्स फेथफुली, और आपको नाम दिया हुआ है सतीश गुप्ता, तो आप वो डालोगे। इस तरीके से सिंपली आप एक लेटर लिखोगे। अगर ये वाला नहीं लिखना आ रहा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप जो हो अरमान या अर्पिता हो, लड़के अरमान लिखेंगे, लड़कियां अर्पिता लिखेंगी। एड्रेस दिया हुआ है आपको, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है 14 MG रोड पुणे। यू हैड बॉट द टेक्स्ट बुक विस्टास फॉर क्लास 12th फ्रॉम अ नेबरहुड बुक स्टोर, आपने विस्टास की बुक खरीदी थी नेबरहुड से। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द बुक यू रियलाइज दैट अ फ्यू पेजेस वर मिसिंग एंड द प्रिंट ओवरलैप्ड ऑन अ फ्यू पेजेस, जब आपने बुक्स खोलकर देखी, बुक खोलकर, तो आपने देखा कि कुछ पेज जो है मिसिंग है और कुछ पेज पर जो प्रिंट है वो ओवरलैप हुआ हुआ है, मतलब एक प्रिंट है और उस पर ही दूसरा प्रिंट इस तरीके से ओवरलैप हुआ हुआ है कि आपको पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। तो आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है 125 to 150 वर्ड्स में। अब यहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस भी दे रखा है, किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना है सॉरी, डॉन बुक्स के लॉरेंस रोड चेन्नई, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ रिप्लेसमेंट और रिफंड, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिल गया, यहाँ पर नेम मिल गया, सेंडर्स एड्रेस मिल गया, रिसीवर का डेजिग्नेशन, रिसीवर का एड्रेस और आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस डालना होता है 14 MG रोड पुणे महाराष्ट्र, आप चाहो तो लिखो या मत लिखो। उसके बाद डेट डालोगे स्पेस देकर, डेट का फॉर्मेट यही होता है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, टू, क्योंकि आपको मैनेजर को लिखनी थी, किसके, डॉन बुक्स के, कहाँ पर, लॉरेंस रोड चेन्नई तमिलनाडु, लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या आपका, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड फॉर द बुक ड्यू टू मिसिंग पेजेस एंड ओवरलैपिंग प्रिंट, आपने पूरा रीज़न यहाँ दे दिया। फिर डियर सर या सर लिखकर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई हैड बॉट विस्टास फॉर क्लास 12th फ्रॉम द नेबरिंग बुक स्टोर, ठीक है। बुक स्टोर का नाम डालना, डालो नहीं तो XYZ लिख दो, ठीक है। ये मैं आपको आपके नोटिस में डालने के लिए लेटर लिख रहा हूँ कि मैंने आपके जो है बुक स्टोर से ये बुक खरीदी थी विस्टास की क्लास 12 की। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द बुक आई रियलाइज दैट अ फ्यू पेजेस आर मिसिंग एंड द प्रिंट इज ओवरलैपिंग ऑन अ फ्यू पेजेस, ये लाइन आप एज इट इज़ यहाँ से लिख लो। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द बुक, बस यू की जगह आप क्या लिख दोगे, आप आई,
ठीक है, आई रियलाइज दैट अ फ्यू पेजेस वर मिसिंग एंड द प्रिंट ओवरलैप्ड ऑन अ फ्यू पेजेस। वही की वही लाइन आपने यहाँ डाल दी, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिप्लेस द बुक और रिफंड द बुकिंग अमाउंट। अब आपने रिक्वेस्ट क्या करनी थी, यही करनी थी, या तो फिर मेरे को रिफंड दे दें या मेरी बुक रिप्लेस कर दें। आई हैव इनक्लोज द जेरॉक्स कॉपी ऑफ द बिल एंड 1 पेज ऑफ ओवरलैपिंग प्रिंट। अब आपको क्या होता है, सबूत देना पड़ेगा। तो आपने क्या करा कि भाई मैंने इसके साथ जो है बिल लगाया हुआ है और एक जो है पेजेस जो खराब है उनकी भी जेरॉक्स कॉपी लगाइए ताकि आपको समझ आ जाए। Waiting to hear from you soon as this book is important for preparing for the upcoming examination। ठीक है, आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए, ज़रूरी है मेरे पेपर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, योर सिंसियरली। लड़का है तो अमन अग्रवाल, लड़की है तो अर्पिता अग्रवाल। इस तरीके से आप सिंपल लिख सकते हो। तो दोनों ऑप्शन से आपके पास कोई एक अटैम्प्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका सेक्शन ग्रामर का। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने। He was disappointed, he left the job। इसको आपको सिंपल ढूंढना है, इसका ना सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो, जब हमें ऐसे लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तो कॉमा यूज़ करते हैं और ये जो ही वॉज बार बार आ रहा था उसको हटा देते हैं। तो इसका देखो पहले वाला बीइंग डिसअपॉइंटमेंट ही लेफ्ट द जॉब। अगर आप बीइंग लिख रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं, डिसअपॉइंटेड होता है। तो देखो सेकंड वाला बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ये सही लग रहा है, बट आगे के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड ही लेफ्ट द जॉब, ये तो नहीं हुआ, ये तो कंपाउंड ही हो गया हमारा। बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, अगर आप बिकॉज ऑफ लिख रहे हो तो फिर यहाँ डिसअपॉइंटेड नहीं, डिसअपॉइंटमेंट आता। तो कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर बी वाला आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मैंने करवा रखे हैं आपको सारे, तो ईजी होना चाहिए आपके लिए। अ स्टार इज वेरी हॉट, इट इज नॉन एज द सन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला मतलब विच या हु या इस तरीके का आपको यूज करना है यहाँ पर, है ना। तो द स्टार विच इज नॉन एज द सन इज वेरी हॉट। ठीक है, स्टार जिसको सन कहा जाता है वो बहुत हॉट है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। द स्टार इज वेरी हॉट एंड नॉन एज द सन, ये तो नहीं है क्योंकि एंड लगाए तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, हमें तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। द स्टार नॉन एज द सन इज वेरी हॉट। ठीक है, स्टार, तो यहाँ देखो कोई भी विच वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा और कॉम्प्लेक्स में विच हुज ये वाले आते हैं। हॉट स्टार इज नॉन एज द सन, ये भी नहीं है, तो कौन सा वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला। ठीक है, द स्टार विच इज नॉन एज द सन इज वेरी हॉट। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है अपना और करना है। आप देखो नेक्स्ट आपको कंपाउंड बनाना है। ही केम टू माई हाउस, ही रिमेन्ड साइलेंट। सिंपल है, एंड से हो जाएगा हमारा काम। तो ही केम टू माई हाउस एंड रिमेन्ड साइलेंट, ये वाला करेक्ट हो सकता है। आफ्टर कमिंग टू माई हाउस ही रिमेन्ड साइलेंट, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड वाला यूज़ नहीं हुआ हुआ है, कंजक्शन वगैरह। ही केम टू माई हाउस बट रिमेन्ड साइलेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। ही रिमेन्ड साइलेंट टू कम टू माई हाउस, ये तो सेंटेंस ही गलत बना हुआ है। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है कि ही कम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस एंड रिमेन्ड साइलेंट। ठीक है, इतना इजी तरीके से आपको बस चूज करने हैं। नेक्स्ट देखो, ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस। यहाँ पे आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। मतलब विदाउट होप को, होप क्या होता है, विदाउट होप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, होपफुल। ठीक है, ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, ठीक लग रहा है। ही हैज़ होप फॉर हिज सक्सेस, नहीं, यहाँ पे हमें इसको ऑपोजिट ही देना है और अफर्मेटिव सिंपल सा बनाना है, तो इस तो आएगा ही। ही इज होपफुल फॉर हिज सक्सेस, तो यहाँ देखो यहाँ पर फॉर लिखा था, है ना, तो फर्स्ट भी नहीं है इसका मतलब। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला लिखोगे, थर्ड वाला आपका करेक्ट है। ही इज होपफुल फॉर हिज सक्सेस। इट इज़ विश दैट यू मे गेट दिस पोस्ट, यहाँ एक्सक्लेमेटरी है, मतलब यहाँ पर आप कोई विश बता रहे हो अपनी, तो देखो यहाँ पे मे वाले ही होंगे। तो यहाँ पे गेट लिखा है तो सिंपल है, मे यू गेट दिस पोस्ट। ठीक है, दैट नहीं दिस, क्योंकि यहाँ भी दिस लिखा है, तो कौन सा करेक्ट है, डी वाला। इतने इजीली आपको चूज करने, समझ आ गए। चलो नेक्स्ट देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हुए, दोनों में से कोई एक करना है, हम दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला लिखा है, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम हैप्पी टू बी विद यू। इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर सैड ही लिखा है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट का ना, द लीडर सेड, ठीक है, दैट, ठीक है, दैट द लीडर सेड दैट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, द लीडर सेड दैट,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ कोई सेड टू नहीं लिखा था इसलिए मैंने उसको क्या टोल्ड नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैंने उसको क्या नहीं किया, टोल्ड नहीं किया, उसको सेड ही रहने दिया मैंने। आगे मैंने दैट लगाया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम थर्ड उसमें लिख रहे हैं, थर्ड नरेटिव में, और हम किसी मेल की बात करें तो दैट ही इज हैप्पी टू बी with reader said that he is happy to be with ladies and gentlemen। तो यहाँ पर यू ही है तो हम इसको यू ही लिखेंगे, with you ladies and gentlemen। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट देखो, शैल वी मीट एट द थिएटर ही सेड। तो यहाँ देखो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, मतलब बता रहा है कुछ कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल आप क्या करोगे, ही सेड, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ही सेड, ये टू नहीं है तो टोल्ड नहीं करूँगी मैं, ही सेड। अब यहाँ पर शैल है तो हम इसको चेंज कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट, या फिर ही प्रपोज दैट, दोनों कर सकते हो आप। ही सेड दैट वी शुड मीट एट द थिएटर। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आपको कंबाइन करना है, तो शी इज टेलिंग अ लाई इट इज़ क्लियर। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। तो देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि भाई आपका जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि वो झूठ बोल रही है और ये साफ दिख रहा है। इसको आपको कंबाइन में बनाना है, बस ट्रांसफॉर्म करना है, इसका मतलब नहीं बदलना। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई ये तो श्योर है कि वो झूठ बोल रही है, तो हमने क्या किया, इसको सिंपली लिखने के लिए हमने कैसे लिखा इसको, इट इज श्योर दैट लगा दिया, दैट शी इज टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दैट यूज किया हमने, इससे क्या हुआ, हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज। कंपाउंड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस कैसा बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके। देखो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, द बॉय फेल्ड सो मैनी टाइम्स। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, फुल स्टॉप लगाकर सो लिख देना है यहाँ पर, और एच को छोटा कर देना है बस। ठीक है, द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज़। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, सिर्फ सो लगाने से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कोई एक करना है, ये भी ध्यान रखना, इन दोनों में से बस कोई एक अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से भी कोई एक अटेम्प्ट करना है, फिर इन दोनों में से भी कोई एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस। ठीक है, आपका जो सेंटेंस है वो क्या है कि भाई आप टाइम आ गया है कि करियर कॉन्शियस हो जाए, मतलब करियर के बारे में सोचे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो किस तरीके से हो जाएगा, ये देखो, यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर, अब ये जो चीज़ है करियर कॉन्शियस, ये आगे चल जाएगी। ठीक है, करियर कॉन्शियस, और क्या आ जाएगा, टू रिमेन पीछे आ जाएगा, टू रिमेन। ठीक है, इस तरीके से सिंपल आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर करियर कॉन्शियस टू रिमेन।
ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है कि भाई कोई भी फूल जो है रोज से ज़्यादा स्वीट नहीं है। इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपल लिख दिया आपने, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। ठीक है, सिंपल इस तरीके से यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट। इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ करेक्ट करना है। तो देखो जब भी आप लिखते हो कि भाई कोई किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो टू नहीं आता, क्या आ जाएगा इसकी जगह, फॉर। ठीक है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। आई आस्क्ड हिम हाउ डिड ही कम देयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, है ना। इसको आपको करेक्ट करना, देखो यहाँ पर ये यहाँ तक पूरा करेक्ट है, सिर्फ आपको क्या बदलना है, देयर को एक तो करना है हेयर, और क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई एक करना है, मतलब इन दोनों में से कोई एक, फिर इन दोनों में से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला या ये वाले में से कोई एक, नहीं, इन दो में से कोई एक करना है, इन दो में से कोई एक, इन दो में से कोई एक, और फिर इन दो में से कोई एक। क्लियर है यहाँ पर, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो आगे, use any one of the following pairs of words in your own sentence to make difference in their meanings clear। यहाँ पे दो ऐसे सेंटेंस वर्ड्स लिखे हैं जिनको जब हम बोलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम लगता है बट स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग होती हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, कोई एक के सेंटेंस बनाना है जिससे हमें इन दोनों मतलब इनका वर्ड्स का मतलब पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है वो है पीस और एक तरफ है पीस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा पीस है, ठीक है, इसका मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट का जो पीस है उसका मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, पीस, और सेकंड जो है उसका चलो मैं इसके आगे लिखूंगी। तो यहाँ पर देखो पीस छोटे छोटा कोई भी देखो, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं है तो आप छोटा सा लिखोगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने सिंपल लिख दिया आई वॉन्ट पीस, शांति चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से मुझे इसके लिए लिखना है, पीस के लिए, तो मैंने लिख दिया आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि इस वाले पीस का मतलब तो क्या है, शांति, है ना। ये आप लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और इस वाले पीस का मतलब आपको पता चला टुकड़ा। समझ आया, इस तरीके से आपको करना होता है। इसमें से कोई एक करना है आपको, मतलब ये वाले में से या फिर अब जो नेक्स्ट वाला मैं सॉल्व कराऊंगी उसमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिखा है एक तरफ वेदर और एक तरफ वीदर लिखा है, एक तरफ वेदर लिखा है। ठीक है, अब इनके सेंटेंस आपको बनाने हैं। देखो पहला आपका जो वेदर है उसके लिए आप जब सेंटेंस बनाओगे ना, तो मैं आपको वेदर का सेंटेंस यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, वेदर, ठीक है, मौसम, वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो आपने जैसे छोटा सा सेंटेंस बना दिया, द वेदर इज हॉट टुडे। ठीक है, हॉट टुडे, कोल्ड टुडे, जैसा आप चाहो वो लिख सकते हो। इस तरीके से छोटा सा सेंटेंस बना दिया। इस वेदर का मतलब क्या हुआ, मौसम। ठीक है, इस वेदर का मतलब हुआ, इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है वीदर। आई एम नॉट श्योर या वी आर नॉट श्योर वीदर टू स्टे और गो। ठीक है, मतलब जब भी आप ये वाला वीदर यूज़ करते हो तो आपको और लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम श्योर नहीं है कि हम जाए या नहीं जाएं। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में ये वीदर यूज़ करते हो और वेदर तो आपका मौसम के लिए होता है। तो आपको या तो ये दो सेंटेंसेस बनाने या ये दो सेंटेंसेस बनाने, कोई एक करना है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपको क्या करना है, पैसेज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक सेंटेंस, ठीक है, एक एक सेंटेंस उठाएंगे हम।
विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, इन हिज स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, अपने, तो इन हिज स्टूडेंट लाइफ क्या गांधी जी को एक्सरसाइज में रुचि नहीं थी, रुचि मतलब इंटरेस्ट होना, और क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्टेड लिखेंगे। गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई। उसके आगे था हमारा स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। ठीक है, स्कूल बंद होते ही मतलब एज सून एज। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एज सून एज द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल ख़त्म होते ही, बंद होते ही क्या करते थे वो, जब वो कोई काम रेगुलरली करना होता था तो हम लिखते हैं यूज्ड। ठीक है, तो ही यूज्ड टू गो होम, वो अपने घर चले जाते थे और क्या करते थे, अपने पिताजी की सेवा करते थे। सेवा करना, सर्व करना, एंड सर्व हिज फादर। ठीक है, इसको देयर नहीं लिखो, हिज लिखो। ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है आपका, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था। ठीक है, सैटरडे को, तो इट वॉज मॉर्निंग स्कूल, प्रातःकाल सुबह का स्कूल था। कब, ऑन सैटरडे, शनिवार को। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। ठीक है, तो गांधी जी हैड टू, हैड क्यों लिखा, पास्ट टेंस में बात करें क्योंकि उन्हें पहुंचना था, कंपलसरी था, तो हैड टू पहुंचना, रीच कहाँ, स्कूल, कितने बजे, 4 बजे, तो एट 4 o'clock, कब, शाम को, किस लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। नेक्स्ट, उनके पास घड़ी नहीं थी, उनके पास क्या नहीं थी, वॉच नहीं थी, तो ही डिड नॉट हैव अ वॉच। इस तरीके से लिखोगे, सब पास्ट टेंस में चल रहा है। बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। ठीक है, किस एग्जैक्ट टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम, सही समय, द एग्जैक्ट टाइम नहीं हो सका। कुड नॉट बी, क्या, ज्ञात, असर्टेन, किस वजह से, ड्यू टू क्लाउड्स, बादलों के कारण। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। ठीक है, तो गांधी जी रीड्स द स्कूल, गांधी जी स्कूल पहुंचे कब, व्हेन अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चे, हैड रिटर्न टू देयर, अपने लौट गए थे कहाँ, अपने अपने घर, अपने अपने घर, अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस। ठीक है, रिस्पेक्टिव होम्स। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया, मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे जब प्रिंसिपल ने रजिस्टर देखा, व्हेन द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर, उन्होंने क्या देखा, गांधी जी को एब्सेंट देखा, तो ही फाउंड गांधी जी। अगर अनअटेंडेड यहीं याद आता तो आप एब्सेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ बता दिया। ठीक है, जब When he was asked the reason, जब उनसे कारण पूछा गया, he told what had happened, जो हुआ उन्होंने बता दिया। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, तो the principal did not believe his words, उनकी बातों पर उनको विश्वास नहीं हुआ, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया, गांधी जी वॉज फाइंड, उन्हें फाइन देना पड़ा। गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया, तो गांधी जी वॉज सैड दैट ही वॉज कंसिडर्ड अ लायर। ठीक है, इस तरीके से एक एक सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो बहुत इजीली पूरा आप पैसेज ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अब आपका सेक्शन आता है लास्ट, लिटरेचर सेक्शन। इसमें भी आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे क्या कह रहा है, 40 वर्ड के अंदर आपको आंसर लिखना है अपना। व्हाट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, लास्ट लेसन का क्वेश्चन है कि भाई बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लगाया गया था। तो द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज़ दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। तो बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस लगाया गया था कि भाई बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही एल्सेज और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिस्करेज्ड एंड हैड टू डिसकंटिन्यूड। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, या तो ये करना है या फिर नेक्स्ट वाला करना है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब गार्बेज डम्प्स में, कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, अभी वो कहाँ है और वो कहाँ से आया था। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, गोल्ड
पैसे, है ना। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो कहाँ है, ऑथर के पड़ोस में है। साहिब कहाँ से आया है, साहिब इज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आया है अपनी मदर के साथ। ही केम विद हिज मदर इन 1971। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे। हिज हाउस वॉज सेट अमिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ था, ढाका में हरे भरे खेतों के बीच। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सो दे लेफ्ट दी कंट्री, लेकिन तूफान आने की वजह से उनके सारे खेत और घर सब खराब हो गए, जिसकी वजह से उन्हें वो कंट्री छोड़नी पड़ी। तो पूरा रीज़न देना है कि क्यों आया है, इस तरीके से पूरा आपको करना है, ठीक है। और एक अटैम्प्ट करना है, 4 मार्क का है ये, या तो ये या फिर ये, ठीक है। अब इनमें से भी कोई एक करना है, दोनों में से। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश का जो एटीट्यूड था वो अलग क्यों था उसकी फैमिली से, या तो ये क्वेश्चन करना है, या फिर वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। डगलस जो है वो क्यों इस चीज़ पर पक्के हो गए थे कि उन्हें अपना जो पानी का डर है उसको हटाना होगा। दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, मुकेश कहाँ से था, एक ऐसी फैमिली जो फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाती थी, कांच की चूड़ियाँ। इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज यूजुअली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, अब क्या होता था कि भाई जनरेशन टू जनरेशन वहाँ के जो लोग थे वो इसी काम में लगे रहते थे। मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार, लेकिन मुकेश वो फैमिली प्रोफेशन फॉलो नहीं करना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और एक कार चलाना चाहता था। Unlike his family members and other of his community, he has dared to dream, ठीक है। जो उसकी फैमिली मेम्बर्स और जो दूसरे उनकी कम्युनिटी के लोग थे उनसे वो अलग था, क्योंकि उसने एक ड्रीम देखने की, सपना देखने की हिम्मत की थी। या तो ये करना है, या फिर कि डगलस जो है वो क्यों अपना पानी का जो डर था उससे विजय पाना चाहते थे। तो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही हैड सफर्ड अ लॉट डिप्राइविंग हिमसेल्फ फ्रॉम वेरियस वाटर स्पोर्ट्स लाइक बोटिंग, फिशिंग एंड कनोइंग एक्सेट्रा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, सारा उनका जो मज़ा था वो ख़राब हो जाता था, ना तो वो बोटिंग कर पा रहे थे, ना वो फिशिंग कर पाते थे, ना वो छोटी छोटी बोट्स में बैठ पाते थे, इसीलिए, ठीक है। इनमें से कोई एक करना है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें से भी कोई एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है, 7 मार्क का क्वेश्चन है। या तो आपको ये वाला करना है कि भाई हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट, ठीक है। चंपारण वाला जो इंडिगो वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कि जो चंपारण एपिसोड था उसने पीजेंट्स की दशा कैसे बदली, है ना। या तो ये करना है, या फिर हाउ डज द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, या तो फिर ये वाला करना है कि जो रेड ट्रैप वाली जो बात है, जो मेटाफर यूज़ किया गया है वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स पे लागू होता है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी इस चीज़ में संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज और इनका सपोर्ट मिले, ठीक है। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो सोशली बहुत पीछे हैं। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो इसके बारे में हाथों हाथ कुछ करना चाहते थे, इमीडिएटली कुछ करना चाहते थे। ही अपील टू टीचर्स एंड देयर वाइव्स एंड टीचर्स फ्रॉम वेरियस सिटीज़ एंड वॉलंटियर्ड दैम टू टीच, उन्होंने टीचर्स से और उनकी वाइफ्स से जो है अपील किया, उनको ना विनती की कि भाई वो जो है इनको पढ़ाएं, इनको ये सारी चीज़ें जो हैं सिखाएं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, वहाँ के 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खुले। सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज वर ऑल्सो स्टार्टेड, बेसिक मेडिकल सर्विसेज भी शुरू हो गई थी। दिस इज हाउ द एपिसोड ऑफ चंपारण चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, और इसी तरीके से किसानों की दशा जो है वो चेंज हुई इस एपिसोड से। या फिर आपको ये वाला करना है, रेड ट्रैप वाला। तो द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सिग्निफाइज दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल बाय सेटिंग बेट्स फॉर देम, यहाँ पे जो मेटाफोर है रेड ट्रैप का वो यही बता रहा है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्यों है यहाँ पर, जो ह्यूमन बींग्स को अपने जाल में फंसा सके। वेन एवर समवन इज टेम्प्टेड बाय द लग्जरीज ही एंड्स अप बीइंग कॉट इन अ डेंजरस ट्रैप, अब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए वो आकर्षित हो जाए, उस तरफ टेम्प्ट होने लगे, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता है, कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से वो उस रेड ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाता है, खुद को मुसीबत में डाल देता है। The author thus makes a much deeper comment on the woeful plight of those in pursuit of the worldly pleasures, which often lead them to unfortunate situations. तो यहाँ पे बहुत डीपर मीनिंग है इस चैप्टर का जो ऑथर ने दिया है कि भाई ऐसे जो है ग्रीडी नहीं होना है, जो चीज़ आपकी पहुँच के बाहर है उसको अगर आप
सही अप्रोच लगाकर फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो और ना करो उसको। लेकिन अगर आप इतनी कोई ऐसी चीज़ है जो नाजायज़ है और उसके लिए आप जो गलत काम कर रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग, उससे आपका ही बुरा होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है आपको। द स्टोरी हेल्प्स इन रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जनरल गुडनेस एंड kindness. The peddler is saved from the snare of the huge rat trap called world, only which he appreciates the kindness to him by Adla. ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई देखो काइंडनेस कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में। काइंडनेस से क्या होता है, आप भी खुश रहते हो अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो या उससे काइंड रहते हो, और हो सकता है कि वो दूसरा बंदा जो किसी रेड ट्रैप में इस तरीके से जाल में फंसा, अगर आपने उसकी मदद की तो हो सकता है आप उसको भी उस चीज़ से बाहर निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, देखो पोम का है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। एंड जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. ठीक है, तो आंट जेनिफर टाइगर का एक यहाँ पे हमें छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स है। पोम और पोएट का नाम बताना है आपको। तो पोम का नाम क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर, और पोएट कौन है, एड्रियन रिच। What are Aunt Jennifer's tiger doing? How do they look like? Aunt Jennifer के जो टाइगर है वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे दिख रहे हैं? तो the tigers are seen prancing on the screen, इधर उधर घूम रहे हैं, और कैसे हैं, they are yellow like topaz. topaz एक स्टोन होता है, बहुत महंगा और बहुत प्रीशियस, उस तरीके से वो दिख रहे हैं। Where do they live? Who are they not afraid? तो वो कहाँ रहते हैं और वो किन से नहीं डरते? They live in green forest, हरे भरे जंगलों में रहते हैं। वो fearless हैं और किसी से भी नहीं डरते, कोई इंसान से या किसी से भी उन्हें कोई डर नहीं लगता। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आपको इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक करना है, या तो कीपिंग क्वाइट का लिखो, या थिंग ऑफ ब्यूटी का लिखना है, या मदर एट 66 का लिखना है। तो देखो पहले कीपिंग क्वाइट का अगर लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना। इन दिस पोम पैब्लो नेरूडा हैज एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शन कॉज हिम मैनी मिजरीज। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनलिटी एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन। ठीक है, इस पोम में पैब्लो नेरूडा किस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन पे, खुद के बारे में, है ना। खुद को इंस्पेक्ट करो, पहले खुद के गिरेबान में झांको, इस चीज़ पर वो फोकस कर रहे हैं। आज के टाइम में जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, मतलबी हो गया है, और उसी की कुछ ऐसे मतलबी एक्शंस क्या करते हैं, उसी को प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। आज के टाइम में इतनी ज़्यादा मैन मेड बाउंड्रीज हैं कि लोग अलग हो गए, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के, रिलीजन के, इन सब के बेसिस पे लोग अलग हो गए। वी नीड टू राइज अबव दीज स्मॉल इशूज़ एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इनसे ऊपर उठना होगा हमें और बड़ी पिक्चर की तरफ देखना होगा। द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स एंड डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस। पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और इसी वजह से क्या होगा, हम शांति बनाए रखेंगे। इस तरीके से लिखोगे। अगर अ थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख रहे हो तो द पोम कन्वेज द मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पे पोम क्या मैसेज दे रही है कि कोई भी खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए आपको क्या बोलते हैं, खुशी दे जाती है। इट ट्रांसेंड्स टाइम, इट विल नेवर फेड अवे, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती। ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी एंड हेल्प अस सर्वाइव when there is a dearth of noble nature or when one is surrounded by evil। ठीक है, ये तो चीज़ें होती हैं ना, इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती हैं कि डार्कनेस, सब चीज़ें, ईविल, नेगेटिवनेस को हमारी लाइफ से दूर कर देती हैं, और जब भी हम किसी अंधकार वाली चीज़ में चले जाते हैं तो ये हमें उससे बाहर निकलने में मदद करती है। Our earth is replete with innumerable natural objects full of beauty। हमारी जो अर्थ है वो भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से जो खूबसूरत हैं। These 11 are spirits and remove the pall of despondency, misery, sadness and suffering। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा, उसको शांति मिलती है, और ये जो भी बुराई और जो भी नेगेटिवनेस है उससे हम बचते हैं। या फिर अगर आप माई मदर एट 66 पे लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिखोगे। द पोम सेंट्रल आइडिया इज एजिंग विच इज़ एन इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। एवरीथिंग हैज़ टू चेंज वन डे फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टू द मोमेंट वी डाई। जो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, एजिंग, है ना, एज होना। तो हर चीज़ जो है उसको जो मतलब पैदा हुई है उसकी डेथ भी होगी। देयर आर न्यूमरस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, वी मीट मैनी
पीपल इन आर लाइव्स, मेक फ्रेंड्स एंड मैनी पीपल लीव्स अस। ठीक है, अब देखो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं। व्हेन पीपल वी केयर अबाउट लीव अस वी एक्सपीरियंस अ सर्टेन लेवल ऑफ पेन। अब जो लोग जिनकी हम केयर करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ जाएं या फिर मतलब ऐसे रिश्ता टूट जाए या फिर उनकी डेथ हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है। द पोम इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द पेन, और ये पोम उसी पेन के ऊपर है कि भाई कोई हमें छोड़ जाए, किसी की डेथ हो जाए तो हमें कैसा दर्द होता है। द पोएट ऑल्सो मेंशन्स अ मदर एंड डॉटर्स क्लोज रिलेशनशिप। यहाँ पे एक माँ बेटी का रिश्ता बताया गया है। अ डीप फीलिंग फिल्ड विद लव एंड वार्मथ एज वेल एज एप्रीहेंशन, द फियर ऑफ लूजिंग समवन हु इज इंडिस्पेंसेबल इन वंस लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्वियसली माँ कैसी है, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो हमने खो दी तो हमने हमेशा के लिए खो दी, और वही दर्द यहाँ पर बताया गया है। व्हेन वी हैव टू लीव अ लव्ड वंस एंड आर अफ्रेड ऑफ नॉट सीइंग देम अगेन वी एक्सपीरियंस डीप पेन। और इसी वजह से क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा गहरा दर्द महसूस करते हैं। तो इस तरीके से कोई एक आपको लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, Why did the writer go to the coin dealer? जो राइटर है वो कॉइन डीलर के पास क्यों जाता है? When the narrator went to the stamp and coin store, he came to know that Sam had bought $800 worth of old currency. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always wanted to do that. जब narrator stamp और कॉइन स्टोर जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि सैम ने पुरानी करेंसी खरीदी है, कितनी, $800 की, और जो उसको आराम से पुराने टाइम में एक अपना पूरा वो बिजनेस सेटअप कर सकता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला कर सकते हो। व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ? जब टाइगर किंग पैदा हुए थे तो क्या प्रिडिक्शंस की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने? तो व्हेन द किंग वाज अ 10-day old infant, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द किंग्स डेथ। जब जो टाइगर किंग थे वो 10 दिन के ही थे, तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इनकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। सो द king went on tiger killing spree, but it was a wooden toy tiger that caused the tiger king's death. ठीक है, और तो जो किंग था वो जब बड़ा हुआ तो वो टाइगर किलिंग पे निकल गया, है ना, और लेकिन उसकी जो डेथ थी वो किससे हुई थी? एक टॉय टाइगर से। सो डिस्पाइट गेटिंग रेड ऑफ ऑल द टाइगर्स इन एंड अराउंड हिज किंगडम, इट वाज मोस्ट आयरनिक दैट द 100 टाइगर ऑफ वुडन वन टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द किंग। तो ये काफ़ी जो है आयरनिक सिचुएशन थी, ऑपोजिट हो गया कि भाई इतने टाइगर्स मारने के बावजूद भी एक वुडन टाइगर से जो है राजा की डेथ हुई। अ टाइनी स्लाइवर ऑफ वुड फ्रॉम द वुडन टाइगर पियर्सेस द किंग्स राइट हैंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डेथ। एक फांस जो थी उस वुडन टाइगर की वो उनके हाथ में चुभ गई थी और उसी की वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक का आंसर भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पूरा दे रखा है ताकि आपको पता रहे, याद रहे। ठीक है, अब इसमें से भी कोई एक करना है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका जाने का मेन पर्पस क्या था? तो द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू नो मोर अबाउट एंटार्क्टिका। वहाँ जाने का यही पर्पस था कि एंटार्क्टिका के बारे में और जाना जाए। द ऑथर स्टेड देयर फॉर 2 weeks। ऑथर वहाँ 2 हफ्ते रुकी थी। इट इज़ अ प्लेस विच स्टोर्स 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स। यहाँ पे 90% आइस वॉल्यूम्स है पूरे अर्थ की। इट हैज़ नो ट्रीज, बिल्ड बोर्ड्स और बिल्डिंग्स। ना वहाँ पेड़ है, ना बिल बोर्ड्स हैं बड़े बड़े, ना कोई बिल्डिंग है। द विजुअल सीन रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और वहाँ पे जो भी तरीके के जो जानवर या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक रेंज से माइटी रेंज तक है, मतलब बड़े से बड़े भी हैं। या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव? जनरल का मैसेंजर जो है डॉक्टर सदाव के पास क्यों आया था? द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाव टू इन्फॉर्म हिम दैट द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन एंड नीडेड हिज केयर। मैसेंजर इसलिए आया था कि वो बता सके कि ओल्ड जनरल को वापस से दर्द उठा और उन्हें उनकी मदद चाहिए। हाना हैड थॉट दैट द सर्वेंट्स हैड बिट्रेड दैम एंड द मैसेंजर हैड कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर शेल्टरिंग द अमेरिकन एंड एनिमी सोल्जर। हाना को लेकिन लगा कि सर्वेंट्स ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया, और मैसेंजर जो हैं वो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि उन्होंने एक एनिमी सोल्जर को अपने घर में शरण दी थी। इनमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द जियोफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन? ठीक है, जियोफ ग्रीन का क्या रीज़न था कि उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स लिए थे इस एक्सपीडिशन पे? जियोफ ग्रीन टुक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू वन एंड ऑफ द अर्थ
world to provide them the opportunity to develop the respect and understanding for the earth. उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स इसलिए चुने थे ताकि इनको पता चले कि क्या हालात हैं, ताकि ये जो है अर्थ के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो इनके अंदर. He wanted to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperatures. क्योंकि यही वाली अब जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, अब यही आगे जाके जो हैं यही जनरेशन चलेगी, तो वो चाहते थे कि इन्हें पता चले कि कितना मुश्किल है अर्थ के लिए सस्टेन करना, है ना, अगर इतना ही टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो. ही वॉन्टेड दैम टू अंडरस्टैंड दैट एनी इंटरफेरेंस इन नेचर कैन कॉज ड्रास्टिक मिसहैपनिंग्स इन द फ्यूचर व्हेन द स्टूडेंट सी द आइस शेल्व्स मेल्टिंग एंड कोलैप्सिंग. They can estimate the kind of environmental troubles ahead in their future. ठीक है, वो चाहते थे कि ये बच्चे ये समझे कि कोई छोटा सा छोटा इंटरफेरेंस भी जो है काफ़ी ड्रास्टिक साबित हो सकता है, और ये बच्चे जब इस चीज़ को जानेंगे, ये सारी चीज़ें खुद होता हुआ देखेंगे, तो इनमें ये सेंस आएगा कि इन्हें किस तरीके से अपना फ्यूचर आगे बचाना है इस एनवायरमेंटल ट्रबल से. ठीक है, या तो आप ये वाला करोगे या फिर आप ये वाला कर सकते हो, है ना. How would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? देखो ये दोनों क्वेश्चन है ना, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के उसमें करवाए थे, है ना. देखो दोनों क्वेश्चन है आपके पास कि आप महाराजा के जो वो थे सेवक थे, उनका बिहेवियर किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे. क्या वो महाराजा को लेकर सच में सिंसियर थे या फिर वो सिर्फ उनसे डरते थे. So the Maharaja's minions could not give the right advice to the king because the despotic and foolish king was driven by fear of death. महाराजा के जो मिनियन थे उन्होंने राइट एडवाइस नहीं दी क्योंकि जो किंग था वो इतना बेवकूफ़ और इतना डरा हुआ था अपनी डेथ से. द मिनियंस आइदर फ्लैटर्ड हिम और रिमेन्ड म्यूट. मिनियंस बस क्या करते थे, उसके जो सेवक थे बस वो उसकी चापलूसी करते थे या चुप रहते थे. दे वर अफ्रेड लेस दे शुड लूज देयर ओन लाइफ एट द किंग्स बिहेस्ट. वो इस चीज़ से डरे हुए थे कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे और महाराजा को गुस्सा आ गया तो वो अपनी जान से जाएंगे. ओनली द दीवान वॉज कॉन्शियस ऑफ द रिजेंटमेंट दैट वॉज ब्रूइंग इन द किंगडम बिकॉज ऑफ द किंग्स आर्बिट्ररी डिसीजन. सिर्फ दीवान था जिसने थोड़ी सी कॉन्शियसनेस दिखाई कि भाई किंगडम जो है वो खतरे में है, क्योंकि महाराजा तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं इस चीज़ में. ही शोड सम सेंस इन अरेंजिंग द 100 टाइगर दैट द किंग कुड किल. इसीलिए उन्होंने क्या किया, 100 टाइगर अरेंज किया ताकि किंग इसको मारे और बस फिर शांत हो जाए. ही अडॉप्ट दैट दिस वे द किंग वुड गेट इट ऑफ हिज फियर एंड हिज एट्रोसिटीज वुड सीज. अनफॉर्चुनेटली द किंग डिड नॉट डाई. The tiger did not die at the hand of the king. It was impossible for the minions to make the superstitious king see reason. They feared that any attempt to do so would invite punishment, even death. ठीक है, लेकिन जो है टाइगर नहीं मरा राजा के हाथ से लास्ट वाला, और ये जो मिनियंस है वो इस किंग को समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो हो सकता है तो वो अपनी उनको कोई पनिशमेंट मिलती या हो सकता है उनको डेथ ही मिल जाती. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आएगा, और काफ़ी मतलब बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, काफ़ी सारी चॉइसेस है, काफ़ी इजीली आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो. तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.